मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। तो पिछला क्लास में हम सभी मुख गुहा के बारे में अर्थात मुख के बारे में, जीव हृदय के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं पाचन तंत्र में। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मुख के बाद आता है लार ग्रंथि, जो कि भोजन में जब उसको चबाते हैं तो उसके साथ मिल करके उसका वहीं से पाचन या फिर कह सकते हैं उसका सरलीकरण शुरू हो जाता है। हमारे मुख गुहा में मुख्य रूप से 3 जो है जोड़ी में लार ग्रंथियां पाई जाती है। वह 3 जोड़ी लार ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है पैरोटिड लार ग्रंथि, उसी प्रकार से दूसरा हो जाता है सब लैंगुअल लार ग्रंथि, एवं तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि हो जाता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि हमारे मुख गुहा में पाया जाता है, जिससे एंजाइम निकलता है जो पाचन करने में कार्बोहाइड्रेट इत्यादि का मुख से ही शुरू कर देता है, और इस प्रकार भोजन मुलायम भी बन जाता है। और जब भोजन मुलायम बनता है यहाँ पर लार ग्रंथि के माध्यम से, तो उसके बाद आगे भोजन बढ़ना शुरू करता है। जैसे भोजन आगे बढ़ता है वहां पर आ जाता है ग्रसनी। ग्रसनी में जो है देखा जाए तो 2 संरचना होता है, यह आगे चल के रखे 2 भाग में विभाजित रहता है। ग्रसनी एक को हम बोलते हैं ग्रसनी का 2 भाग। पहला भाग हो जाता है निगल द्वार एवं दूसरा भाग हो जाता है कंठ द्वार। अब ये निगल द्वार और कंठ द्वार क्या है तो समझिए। हम लोग को पता है कि हमारे अंदर मुख से अंदर जाने के बाद 2 भाग में वह विभाजित हो जाता है। कौन कौन से भाग में? तो एक हो जाता है हमारा निगल द्वार, एक हो जाता है कंठ द्वार। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को कहाँ जाना होता है? अमाशय में अर्थात पेट में। तो वहां से जो है निगल द्वार खुला हुआ रहता है। जब हमको भोजन अंदर लेना होता है या पानी अंदर लेना होता है तो कौन सा नली खुल जाता है? निगल द्वार खुल जाता है। और निगल द्वार खुलने के कारण वो जो है आगे जाकर के किससे मिला रहता है? अमाशय में, और अमाशय में भोजन या पानी को पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जब हम भोजन या पानी को ग्रहण नहीं कर रहे होते हो तब क्या होता है? हमारा हमेशा कंठ द्वार खुला रहता है। कंठ द्वार का काम क्या है? तो जो हम सांस लेते हैं मुख से या नाक से, ऐसे तो सही नियम है सांस लेने का नाक से, तो जो हम सांस लेते हैं नाक से वह जो है उसका जो वायु रहता है या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन जो भी रहे उसका जो है ग्रहण होता है किसके माध्यम से? कंठ द्वार से। कंठ द्वार कहाँ जुड़ा हुआ रहता है? ये आगे चल करके एक इधर भाग और एक इधर भाग, जो दोनों भाग है इसके बारे में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में। ये फेफड़ा की तरफ मिला हुआ रहता है और वहां से वायु कहाँ चला जाता है? फेफड़ा में। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पाचन तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर निगल द्वार के होते हुए ये कहाँ चला आता है? ग्रास नली में। और ग्रास नली जो है आगे चल करके मिला हुआ रहता है किसमें? अमाशय में। अब ग्रास नली में थोड़ा सा समझिए क्या है। तो ग्रास नली के दीवार में या कह सकते हैं भित्ति में कभी कहीं पर उभार तो कहीं पर गड्ढा, कहीं पे उभार तो कहीं पर गड्ढा, अर्थात कह सकते हैं कि कहीं जो है फूलते रहता है तो कहीं जो है दबते रहता है, जिसे संकुचन एवं शिथिलन भी कह सकते हैं। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना और शिथिलन मतलब होता है फैलना। ये जैसे हम भोजन को लेते हैं तो उसमें संकुचन और शिथिलन की क्रिया होने लगती है, और संकुचन शिथिलन जिसे हम कर्माकुंचन कहते हैं। कर्माकुंचन क्या है? संकुचन और शिथिलन क्रिया के सम्मिलित रूप को कर्माकुंचन कहते हैं। तो जैसे ही कर्माकुंचन शुरू होता है तो भोजन क्या होता है?
धीरे 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 ससर के कहाँ जाना शुरू हो जाता है, नीचे जाना शुरू होता है, जो कि अमाशय के पास पहुंच जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उसके पहले इसके ऊपर, ग्रसनी के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ग्रसनी को अलग अलग भाग में बांट कर कौन रखता है, कौन सा संरचना है जिसके माध्यम से वो जो है निगल द्वार और कंठ द्वार में विभाजित रहता है। तो आप जो अपना मुख को देखे होंगे खोल करके, जब बढ़िया से देखेंगे कंठ के पास, तो एक जो है संरचना लटका हुआ रहता है। वह संरचना का ही काम है क्या, निगल द्वार कब खोलना है और कंठ द्वार कब खोलना है, इसके माध्यम से यह क्रिया संपन्न होते हैं। उस संरचना का हमारा नाम हो जाता है एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं उसे, एपिग्लॉटिस। इसको अलग करने वाला जो संरचना रहता है ऊपर से मांसपेशी के रूप में इस तरह से लटका रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। कंठमणि भी इसको कह सकते हैं। एपिग्लॉटिस के माध्यम से ही निगल द्वार और कंठ द्वार दो भागों में विभाजित होता है और उसी का काम है कि कौन सा पदार्थ अर्थात ऑक्सीजन को किधर भेजना है और भोजन एवं पानी को कहाँ भेजना है। तो अब हम स्टूडेंट्स आ गए, भोजन कहाँ आ गया, अमाशय के पास चला आया। तो अमाशय क्या है, तो अमाशय जो है एक बड़ा सा थैलानुमा संरचना है जो मुख्य रूप से हमारा पेट माना जाता है। पेट का मुख्य संरचना कौन सा आ गया, अमाशय आ गया, और यह जो है बहुत बड़ा संरचना होता है। जितना भी भोजन हम लोग करते हैं सबसे पहले जाकर कहाँ जमा हो जाता है, तो अमाशय में। अमाशय में ही भोजन जाने के बाद हमें भूख खत्म होने का एहसास होता है, और अगर अमाशय में कुछ नहीं रहता है तो हमें भूख लगने का एहसास होता है। जब अमाशय का थैली जो है आपके आवश्यकता अनुसार भर जाता है तो हम लोग को महसूस होता है कि हमारा पेट क्या हो गया, भर गया। तो अब हम थोड़ा सा अमाशय के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अमाशय को तीन भागों में बांट सकते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ये पूरा संरचना। तो पहला भाग का क्या नाम है, पहला भाग को हम कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं इसे, कार्डियक। अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो अंतिम भाग को कहते हैं पाइलोरिक। एवं बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, बीच वाले भाग को कहते हैं फुंडिक। यह तीन भाग किसका, अमाशय का। पूछा जा सकता है कि अमाशय कितना भाग में विभाजित होता है, तो हमारा अमाशय जो है तीन भाग में विभाजित होता है। तो सबसे ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं। सबसे नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं, और बीच वाला भाग को हम क्या कहेंगे, फुंडिक कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रासनली से अमाशय का जुड़ने वाले भाग को, ग्रासनली और अमाशय के जुड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे, कार्डियक कहेंगे। और जो उसका सबसे बड़ा भाग होता है उसे क्या कहेंगे, अमाशय के सबसे बड़ा भाग को फुंडिक कहते हैं। और अमाशय से जब भोजन निकलता है तो वह किधर मिलना शुरू हो जाता है, किधर बढ़ना शुरू हो जाता है, छोटी आंत की तरफ। इसका डिस्कशन आगे हम लोग करेंगे। तो छोटी आंत से जो संरचना मिला रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहा जाता है, पाइलोरिक। ग्रास नली से जो मिला रहे कार्डियक, और छोटी आंत से जो मिला रहा है पाइलोरिक, और जो बीच वाला भाग रहता है उसे क्या कहते हैं, फुंडिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं अमाशय में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का छोटी छोटी संरचना होता है अंदर से, इस तरह से इसके दीवार में, जहां से विभिन्न प्रकार का क्या होता है, एंजाइम निकलता है, रस निकलता है, और यह जो भोजन के पाचन करने में क्या होता है, सहायक होता है। और इस रस का नाम क्या है, जिसे हम कहते हैं जठर रस या फिर अमाशय रस। क्या कहा जाता है इसे, जठर रस या फिर अमाशय रस। और जठर रस या अमाशय रस जो निकलता है वह भोजन को पाचन क्रिया में मदद करता है। एक दिन में जठर रस लगभग, अर्थात एक दिन करने का अर्थ हो गया 24 घंटा, लगभग जो है 3 लीटर जठर रस या अमाशय रस निकलता है, जो भोजन को लगातार पाचन करते रहने का कार्य करता है। अब हम आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत भूखे रहता हो, फास्टिंग करता हो, या कुछ व्यक्ति का ऐसा आदत हो जो मसालेदार खाता, लजीज खाता, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि अमाशय का अंदर का जो दीवार है,
अमाशय के अंदर का दीवार जो है क्या हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं उसका झिल्ली गल जाता है। क्योंकि जब आप भोजन नहीं करते हैं तो भोजन नहीं करने के कारण जो है क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते रहता है, HCl अम्ल हम लोग जानते हैं। और HCl अम्ल को जब भोजन नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, इसके दीवार पर ही जो है वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। और ये एक प्रकार का एसिड है, अम्ल है, जिसके कारण इसका दीवार जो है क्या होना शुरू हो जाता है, क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है। और क्षतिग्रस्त होने के कारण अंदर में जो है अगर कोई भोजन कर लेते हैं हार्ड, तो अंदर से वो क्या होता है, छिला जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जख्म बन जाता है। और इस संरचना को या फिर कह सकते हैं ऐसा जो प्रॉब्लम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर जो है शुरुआती स्टेज में तो कहा जा सकता है कि ये कुछ खास जो है खतरनाक नहीं होता है, लेकिन अगर पेप्टिक अल्सर ठीक रूप से सही नहीं हुआ तो आगे चल के पेट में जख्म बन सकता है, और वह जो है पेट के टीबी के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये सब चीज़ें अर्थात कह सकते हैं कि ज़्यादा फास्टिंग करने से या लजीज मसालेदार भोजन करने से हम लोग को बचना चाहिए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पर पेप्टिक अल्सर हो सकता है, अर्थात अंदर में पेट के अंदर फोले पड़ सकता है, इससे बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो इसमें भोजन रहता है, तो भोजन को विभिन्न प्रकार का जो जठर रस रहता है उसको पाचन करता है। जब वह पाचन करता है तो मुख से जितना जो पिसा करके भोजन गया था अमाशय में, वहां जाने के बाद उस पर जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत सारा एंजाइम जो रहता है, जब वह कार्य करना शुरू करता है तो वह और जो है गल जाता है, या कह सकते हैं भोजन और जो है तरल रूप में चला जाता है, या फिर और जो है क्या कर सकते हैं उसको कि पच जाता है। तो जब अमाशय में पच जाता है भोजन पूर्ण रूप से, उसके क्षमता के अनुसार जितना उसका क्षमता उतना पचा लेता है, तो उस भोजन को जो लुगदी के जैसा बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कायिम। क्या कहा जाता है, अमाशय में पचा हुआ भोजन को कहते हैं हम लोग कायिम। जब भोजन कायम के रूप में बदल जाता है तो वहां से फिर वह जाता है नीचे, कहा जाता है वह संरचना आगे मिलकर जाकर के जुड़ा हुआ रहता है, कहाँ, तो रहता हुआ जुड़ा छोटी आंत में। अब हम लोग छोटी आंत के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अमाशय और छोटी आंत को साथ में देख पा रहे हैं, और ये बड़ी आंत हो गया, इस पर बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं अमाशय के बाद जो संरचना रहता है हमारे पाचन तंत्र में, वह रहता है कौन सा संरचना, छोटी आंत। तो छोटी आंत को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका पहला भाग हो जाता है ग्रहणी, दूसरा भाग हो जाता है जेजुनम, एवं तीसरा भाग हो जाता है इलियम। 3 भाग इसमें रहता है। इसमें सबसे बड़ा संरचना इलियम का होता है, जो लास्ट भाग होता है। शुरू से हम लोग बात करते हैं ग्रहणी का, बात करते हैं ग्रहणी, क्योंकि यह अमाशय के भोजन को ग्रहण कर आगे जाता है, इसलिए इसका नाम ग्रहणी दिया गया है। और ये जो है कह सकते हैं कि अमाशय का एक संरचना जिसे पाइलोरिक भाग कहते हैं उससे मिला हुआ रहता है। पाइलोरिक और ग्रहणी एक दूसरे से सटा हुआ रहता है। उसके बाद भोजन जेजुनम में जाता है, पाचन होता है, और फिर आगे चल के इलियम में से पाचन करके उसका अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं ग्रहणी का। ग्रहणी आगे चल करके 2 ठो नली में मिला हुआ रहता है। एक नली का नाम है अग्नाशय वाहिनी, और दूसरा नली का नाम है पीत वाहिनी। यहां से अग्नाशय वाहिनी से अग्नाशय वाला रस निकल करके आता है जो पाचन में सहायक था, और पीत वाहिनी से पीत वाला, पिताशय से जो रस निकल करके आता है उसका जो इसमें मिश्रण होता है, और ग्रहणी में इसका पाचन क्रिया होते हुए आगे चला जाता है भोजन का जेजुनम में, और फिर वहां से इलियम में। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आंत के बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता, पाचन तंत्र का लंबाई जो है लगभग 8 से 10 मीटर होता है, और जो शाकाहारी जीव होता है, चूंकि वह सेलुलोज पूर्ण रूप से खाता है, सेलुलोज का पाचन अर्थात घास भूसा को खाना
खाता है और उसका पाचन थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसका लंबाई ज़्यादा होता है। लेकिन हम लोग में जो है इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है पूरे पाचन तंत्र का। और अगर छोटी आंत का बात करें, छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर तथा इसका चौड़ाई या मोटाई कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर मोटाई। किसका? तो छोटी आंत का। ये जो है इसका मुख्य रूप से संरचना है। तो छोटी आंत को कितना भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। कौन कौन है? आपका है ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और ग्रहणी में 2 ठो नली जुटा हुआ रहता है, एक अग्नाशय वाहिनी, एक पीत वाहिनी। तो इसमें जो है अधिकांश रूप से छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है और यह अवशोषण क्रिया भी शुरू कर देता है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमेशा सूचना मिल जाए कि क्लास का वीडियो आ चुका है। धन्यवाद।